गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तीन टॉपिक ये। चौथा टॉपिक रहेगा इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये चार टॉपिक आज हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो पहला टॉपिक जो है, पहला आर्टिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मान क्या लीजिए, इसमें हमें कंसीडर करना है क्या, हमें एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करना है जिस सिस्टम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा? जीरो। ठीक है, या अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा भी हुआ है सिस्टम के ऊपर तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो जीरो हो। ठीक है, या तो सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? जीरो। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उस सिस्टम पे जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो। ऐसा सिस्टम हम कंसिडर करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं, कंसिडर ए system for which the net external force is zero। सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा? जीरो। और इन केस एनी external force is acting on it, force is acting on the system, the work done by these external forces should be जीरो। हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जब वो सिस्टम कंसीडर करेंगे तो उसका एग्जांपल सोचो। क्या है बेटा? ये एक स्प्रिंग है। ये क्या है? एक स्प्रिंग। और इसके दोनों तरफ दो पक्ष हमने कनेक्ट किए हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो वर्ड लिखा है पीयूसी के पक, ठीक है, ये क्या होता है? तो जो आइस हॉकी होती है ना, आइस हॉकी देखिए, बर्फ के ऊपर जो हॉकी खेली जाती है, तो उस हॉकी के लिए बॉल नहीं होती, उसके लिए रबड़ की डिस्क होती है। डिस्क समझ गए ना? रबड़ की डिस्क होगी। और वो रबड़ की डिस्क इस तरह से होगी कि जैसे ही उसको तुम मारोगे, उसको हिट करोगे तो वो आइस के ऊपर तो फिसलती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो उस डिस्क को कहा जाता है क्या? पक। ठीक है, और इनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए, जब ये पूरा सिस्टम आइस के सरफेस के ऊपर रखा जाएगा तो उस दौरान इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? ये मान लीजिए यहां पे आपने इसको सरफेस के ऊपर रख दिया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों को नीचे की तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? दूसरी तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में वो नॉर्मल फोर्स होगा। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो इसको मैं Fg से डिनोट करता हूं। और ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल फोर्स N हुआ। अब ध्यान से समझो, जो ये सिस्टम मैंने बनाया है, ये सिस्टम ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, और मोशन हो रहा है इस सरफेस में, इस प्लेन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो इसके अलोंग रहेगी और फोर्स की डायरेक्शन इसके अलोंग है। तो ये आपका जो सिस्टम है ये ऐसा हो गया। ये तो हो गया आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उस वर्क की वैल्यू जीरो आएगी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 90 डिग्री हो गया बेटा। दूसरी तरफ ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स हुआ या नहीं हुआ? और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू
जीरो। तो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क इस सिस्टम के ऊपर किया जाएगा वो कितना रहेगा बेटा, जीरो। तो मैंने ये वाला सिस्टम कंसीडर कर लिया। इन केस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द वर्क डन बाय दीज एक्सटर्नल फोर्स वुड बी जीरो। ठीक है, यानी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो है, लेकिन उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो नेट वर्क डन है वो क्या है बेटा, जीरो। ठीक है, अब अगली बात क्या है, अब ये सिर्फ ये कहता है कि इसके ऊपर बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या उसके द्वारा किया गया वर्क जीरो होना चाहिए। इसके पार्ट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो इस सिस्टम का पहला पार्ट ये बेटा, दूसरा पार्ट ये, और ये दोनों एक स्प्रिंग से जोड़े गए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कारण से स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, ये स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच। तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, फिर ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स आएगा जो स्ट्रेचिंग को अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो ये वापस इन दोनों को एक दूसरे की तरफ मोशन करने के लिए बाध्य करेगा, है ना, कि भाई वापस आओ, मोशन करो। तो यहां पे इन दोनों पार्ट्स के बीच में, इन दोनों बॉडीज के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, इंटरनल फोर्स, दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स के लिए हमने एक बात कही थी, क्या, कि स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यानी इस सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है वो स्प्रिंग फोर्स है, यानी वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब इसको इजी तरीके से समझाने के लिए मैं तुम्हें वो पहले वाली कंडीशन ले लेता हूं कि ये बेटा हमारे पास रिजिड स्पॉट थी। याद करो जिस दिन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था, उस रिजिड स्पॉट के साथ हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया था बेटा, किया था, और स्प्रिंग को कनेक्ट करके हमने यहां पे एक ब्लॉक बनाया था। इसको हम कहते हैं ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, और इस ब्लॉक का मास मान लो m है, जिसका कोई यूज नहीं होगा यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मान लीजिए ये ब्लॉक यहां पर है और इस जगह पर इसकी मेन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। जैसे आप इस ब्लॉक को इधर लेके आएंगे, इस जगह पे लेके आएंगे, ये ब्लॉक आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए। ठीक है, यहां से यहां आ गया ये ब्लॉक, तो ये हो गया आपका कितना डिस्प्लेसमेंट बेटा, xm। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, xm। अब एक बिल्कुल छोटी सी बात कहता हूं मैं, क्या, किस ब्लॉक को यहां से और यहां लाने के लिए जो स्प्रिंग फोर्स ने काम किया है, ब्लॉक को यहां से यहां आने में जो स्प्रिंग फोर्स ने काम किया है, उस वर्क को मैं W से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं बेटा, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। हो गया, कोई डाउट। दूसरी तरफ मुझे एक बात और पता है बेटा, वो क्या पता है, वो पता है कि वर्क डन का जो नेगेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए वर्क का नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी वाले में। अगर इन दोनों को मैं देखूं, यहां से एक बार देख लेता हूं, W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आया या नहीं आया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ या ना। ये आप इस ब्लॉक के लिए बात कर रहे थे। अगर मैं कहूं जर्नलाइज वे में, फॉर ए सिस्टम consist of many particles
ये तो आप एक ऑब्जेक्ट एक पार्ट के लिए बात की ना आपने, मैं कहता हूं इसमें जो बहुत सारे पार्टिकल्स है, जैसे इसी को एग्जांपल लो तो इस ब्लॉक के एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सारे सेम बिहेव कर रहे हैं भाई, सभी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सभी की पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही इसके साथ साथ स्प्रिंग में भी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जितनी तेजी से ब्लॉक मूव करेगा उतनी तेजी से स्प्रिंग भी तो वापस जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं क्या कहूं, फॉर ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल्स द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं डेल्टा के टोटल कह देता हूं, विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सही है, कोई डाउट? और यहां से आप क्या कह सकते हो कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी टोटल प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगली बात बेटा, यहां पर क्या कह रहे हो आप, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी टोटल प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 0। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है बेटा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप बात करते हो तो आप टोटल चेंज की करते हो, इसलिए हम बाद में इस टर्म को ड्रॉप कर देते हैं, बस यही लिखते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, जो सीधा सिग्निफाई करता है कि आप टोटल चेंज की ही बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आप चेंज कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0। तभी तो चेंज निकलेगा कि फाइनल में से इनिशियल निकाल रहे हो कितना चेंज हुआ है। यहां पर क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये दोनों टर्म सुधर जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। हो गए बेटा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट एनी पॉइंट और एट एनी गिवन टाइम इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है बेटा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। तो यहां पे आप कह सकते हो क्या, के फाइनल प्लस के यू फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। कहोगे या नहीं कहोगे बेटा, कह दिया। और इसी चीज को दूसरी तरफ क्या लिख सकते हो आप, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये किस में चेंज आएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में। भाई मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वही तो टोटल चेंज रहेगा जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ है। तो आप इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो कि टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू किसके, 0 के। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। लेकिन इस इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि इस सिस्टम के अंदर इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो फोर्स लगा हुआ था, इंटरनल पार्ट्स के बीच में जो फोर्स लगा हुआ था, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था। ऐसा फोर्स था बेटा, कंजर्वेटिव। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, इसको समराइज करने के लिए, अंडर द influence of conservative forces the total mechanical energy of the system remains conserved। ठीक है, या इजी लैंग्वेज में लिख लो रिमेन्स कांस्टेंट, बस कंजर्व छोड़ो।
ठीक है, इसी को दूसरे भाषा में क्या लिखोगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, और द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ये वाली लाइन ये रही, ये वाली लाइन ये रही। क्लियर है बेटा? अब हम अगला जो टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल अर्थ सिस्टम, और उसमें फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे और फिर रिजल्ट्स निकालेंगे। क्लियर है?